नमस्कार साथियों, डाइट बाड़मेर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अपन कक्षा 12 के पाठ राजनीतिक समाजीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले अपन ने राजनीतिक समाजीकरण की व्याख्या के बारे में पढ़ा था कि राजनीतिक समाजीकरण क्या है। आज अपन इस पाठ के अंदर राजनीतिक समाजीकरण को बढ़ावा देने के साधन, यानी राजनीतिक समाजीकरण जो होता है उसके कौन कौन से साधन हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो राजनीतिक समाजीकरण के कुल ये 5 साधन हैं, अपन इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला राजनीतिक समाजीकरण को विकसित करने में सहायक है वो साधन है परिवार। बालक की राजनीतिक शिक्षा का प्रथम पाठशाला अगर कहें तो वो परिवार है। शिक्षा के साथ राजनीतिक शिक्षा की भी प्रथम पाठशाला परिवार है। परिवार में रहकर ही वह सहयोग जैसी भावना, अपने पिताजी के सत्ता बोध और साथ में अपने परिवार के अंदर रहकर सहयोग की भावना का विकास होता है। उसी के साथ में आप देखते हैं कि यदि कोई बालक जिद करता है तो अपने जिद को मनाने के लिए भी जो कार्य करता है वो भी परिवार में रहकर ही वह सीखता है। तो ये सब चीजें जो है राजनीति से भी संबंधित है। राजनीति में भी सहयोग की भावना, सत्ता का बोध, अपनी बात को मनाने का तरीका, ये सब बालक जो है अपने परिवार के अंदर सीखता है। और अपन ये भी देखते हैं कि परिवार का मुखिया यदि किसी राजनीतिक विचारधारा या जिस पार्टी से संबंधित होता है उसके परिवार के लोग भी उसी विचारधारा को अपनाते हैं। तो परिवार की जो राजनीतिक समाजीकरण की प्रारंभिक शिक्षा है वह बालक को अपने परिवार से प्राप्त होती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण साधन है परिवार। तो दूसरा राजनीतिक समाजीकरण का जो साधन का दूसरा बिंदु है वो है शिक्षण संस्थाएं। परिवार के अंदर जो भी राजनीतिक शिक्षा वह प्राप्त करता है वह शिक्षा कॉलेज में, उच्च शिक्षा में जाने पर वह सुदृढ़ हो जाती है, क्योंकि वहां पर विभिन्न समाज के और विभिन्न प्रकार के लोगों से वह संपर्क में आता है। तो प्रारंभ में जितनी भी शिक्षा उसने परिवार से सीखी है वो वहां पर सुदृढ़ होती चली जाती है। वहां पर विभिन्न विचारधाराओं के लोगों और विभिन्न भावनाओं के लोगों के मध्य समायोजन करना भी वह सीखता है। इसके साथ ही कॉलेज का पाठ्यक्रम कैसा है वह भी उसके राजनीतिक समाजीकरण को बढ़ाने में सहायक होता है। उसकी मित्र मंडली कैसी है वह भी सहायक होती है। और महत्वपूर्ण होता है उस विद्यालय, उस कॉलेज का शिक्षक किस राजनीतिक विचारधारा का है और वह किस राजनीतिक विचारधारा को बढ़ावा दे रहा है। तो वह अपनी शिक्षा के माध्यम से भी अपने बालकों को उस विचारधारा में डालने का प्रयास करता है। तो शिक्षक की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीसरा आता है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल अपने विभिन्न एजेंडे के माध्यम से, अपने उद्देश्यों के माध्यम से जो पार्टियां बनती है उन उद्देश्यों को, अपने एजेंडों को लोगों के मध्य रखते हैं और राजनीतिक दल अपनी भावनाओं से प्रेरित होकर लोगों को अपने दल के प्रभाव से अपने विचारधाराओं में डालने का प्रयास करते हैं। ये अपने जो नोटिफिकेशन होता है या ये अपना जो एजेंडा लोगों के सामने प्रस्तुत करती है कि हम अपने देश के विकास के लिए ये कार्य करेंगे, हमारे पार्टी का ये उद्देश्य है, और वो जनता के बीच में रखकर अपनी विचारधाराओं के द्वारा उन व्यक्तियों का राजनीतिक समाजीकरण करते हैं। लेकिन कई देश ऐसे हैं जहां पर ये राजनीतिक दल स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं जो अपने देश की जो व्यवस्था है उसके अनुरूप ही उनके ऊपर कुछ बंदिशें होती है। आप देखते हो कि राजनीतिक दल जो होते हैं वह स्वतंत्र जो देश है, भारत के अंदर सभी को जो है बोलने का पूर्ण अधिकार है, लोकतंत्र है। लेकिन कुछ कट्टरपंथी देश जो होते हैं, कट्टरपंथी देश या साम्यवादी देश जो होते हैं, वहां पर
लोगों को उस राजनीतिक व्यवस्था की विचारधाराओं की जबरदस्त घूंट उनको पिलाई जाती है और वो उस राजनीतिक व्यवस्था के अनुरूप ही लोगों का सामाजिककरण जो है, राजनीतिक समाजीकरण करते हैं। इसके बाद में आता है राष्ट्रीय प्रतीक। प्रत्येक देश के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जैसे राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, और 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे अपने भारत के अंदर अपन मनाते हैं, तो वहां पर राष्ट्रीय जो उत्सव हैं वो ये सब चीजें, सेना की परेड, ये सब चीजें वहां के नागरिकों को वहां की राजनीतिक व्यवस्था में आस्था के भाव पैदा करने के लिए जो है, ये राजनीतिक समाजीकरण के लिए राष्ट्रीय प्रतीक भी जो है महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। और आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण साधन राजनीतिक समाजीकरण का वो है जनसंचार। पत्र पत्रिकाएं, टीवी, रेडियो और आज के समय में इंटरनेट का जो मोबाइल, ये जनसंचार के मुख्य साधन हैं और ये राजनीतिक समाजीकरण को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। आज के समय में कहा जाता है कि जितने भी चुनाव जो होते हैं वह चुनाव मीडिया के दफ्तर से लड़े जाते हैं। मतलब ये कि मीडिया के अंदर आप कभी देखते हैं कि टीवी के अंदर डिबेट चलती है और विभिन्न राजनीतिक दल के लोग जो हैं वह अपने अपने दलों को, अपने दलों के जो उद्देश्य हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और दूसरे दल की जो कमियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इस प्रकार जनसंचार में जो मीडिया है वो चुनाव के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और टीवी चैनल के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम जो होते हैं वो लोगों के जो जनमत होता है उसको प्रभावित करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आजकल जो चुनाव होते हैं वह मीडिया के दफ्तरों से लड़े जाते हैं। इसलिए अपन देखते हैं जब भी चुनाव होता है तो टीवी के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो ज्यादातर राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं और वो लोगों को अपनी पार्टी के, जितने भी राजनीतिक दल होते हैं, अपनी पार्टी के विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य इस जनसंचार के माध्यम से करते हैं। तो इस प्रकार जनसंचार भी राजनीतिक समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो ये राजनीतिक समाजीकरण के महत्वपूर्ण साधन हैं। ये सभी साधन राजनीतिक समाजीकरण को जो है बढ़ाते हैं। किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था में सरकार और जनता दोनों के मध्य किस प्रकार के संबंध है, इस संबंध के अंतर को राजनीतिक समाजीकरण के स्तर के द्वारा भी अपन समझ सकते हैं। जहां राजनीतिक समाजीकरण अधिक होता है वहां पर सरकार और लोगों के मध्य संबंध जो है दृढ़ होते हैं और जहां राजनीतिक समाजीकरण बिल्कुल कम होता है वहां पर सरकार और लोगों के मध्य संबंध जो है बिल्कुल नहा के बराबर होते हैं। वहां पर लोगों को राजनीति का ज्ञान नहीं होता और वह सरकार के किसी भी कार्यों में रुचि नहीं लेते। तो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में समाजीकरण का स्तर अपन को अगर पता करना है तो लोगों का और सरकार के मध्य जो अंतर संबंध है उन अंतर संबंधों के द्वारा अपन पता कर सकते हैं। तो ये 5 मुख्य साधन हैं जिनके द्वारा राजनीतिक समाजीकरण को बढ़ावा मिलता है। तो इस पाठ के अंदर अपन इतना ही पढ़ेंगे। इस पाठ के द्वारा जो है अपन ने राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक समाजीकरण के साधनों के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।